गुड मॉर्निंग टू ऑल। आज हम लोग डिस्कस करेंगे बायोलॉजी क्लास कर रहे हैं तो पहला वर्ड बायोलॉजी वर्ड को डिस्कस करेंगे। व्हाट डू यू मीन बायोलॉजी? बायोलॉजी वर्ड से आप क्या समझते हैं? बायोलॉजी वर्ड का मतलब समझते हैं तो बायोलॉजी वर्ड का क्या मतलब होता है? बायोलॉजी दो वर्ड से मिलकर बना है, बायो और लॉजी। बायो का मतलब क्या होता है? तो बायो का मतलब होता है लाइफ या लिविंग ऑर्गेनिज्म, लिविंग ऑर्गेनिज्म या लाइफ। और लॉजी वर्ड जब भी आपको कहीं पे देखने मिले तो लॉजी वर्ड का मतलब होता है स्टडी करना, स्टडी करना। तो मतलब बायोलॉजी वर्ड में, बायोलॉजी में हम क्या पढ़ेंगे? स्टडी ऑफ लाइफ करेंगे। चाहे वो 11th क्लास की बायोलॉजी हो, 12th की हो या किसी भी क्लास की बायोलॉजी हो, बायोलॉजी में सिर्फ स्टडी ऑफ लाइफ करेंगे, जीवन की स्टडी करेंगे। जिसमें लाइफ होगी उसकी स्टडी करेंगे, जिसमें लाइफ नहीं होगी उसकी स्टडी कभी नहीं करेंगे बायोलॉजी की बुक में। तो आपके पास पहला क्वेश्चन है कि मार्कर आपको दिख रहा है, मार्कर लिविंग है या नॉन लिविंग है? ये लिविंग है या नॉन लिविंग है? आंसर ऑब्वियसली नॉन लिविंग है। तो मतलब कभी भी बायोलॉजी क्लास में मार्कर क्या है, कैसे बना है, क्या करता है, पढ़ेंगे क्या? कभी नहीं पढ़ेंगे। बायोलॉजी क्लास में जिसमें लाइफ है सिर्फ उसके बारे में बात करेंगे। मैं लिविंग हूँ या नॉन लिविंग हूँ? ऑब्वियसली सी बात है, मैं लिविंग हूँ। पता है ना सबको, मैं लिविंग ऑर्गेनिज्म हूँ। मतलब मेरी स्टडी, ह्यूमन की स्टडी करते हैं बायोलॉजी में कि नहीं करते? करते हैं। प्लांट्स लिविंग है कि नहीं है? प्लांट्स लिविंग है, प्लांट्स की स्टडी करते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिज्म, बैक्टीरिया, फंजाई, इनकी स्टडी करते हैं, ये भी लिविंग है, इनकी स्टडी करते हैं। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म की स्टडी करना, प्लांट्स की स्टडी करना, एनिमल्स की स्टडी करना बायोलॉजी कहलाती है। लिविंग ऑर्गेनिज्म की स्टडी करना। क्वेश्चन बहुत सिंपल सा था, हमने पूछा मार्कर लिविंग है कि नॉन लिविंग, तो आपने कहा नॉन लिविंग। मैं लिविंग हूँ कि नॉन लिविंग? लिविंग हूँ। तो कैसे जानते हैं आप कि कौन लिविंग है कौन नॉन लिविंग है? लिविंग और नॉन लिविंग को डिस्टिंग्विश कैसे कर पाते हैं? वो कौन सी चीज़ है जिसकी मदद से आप लिविंग और नॉन लिविंग को डिस्टिंग्विश कर पाते हैं? तो क्वेश्चन ये आंसर है, लिविंग ऑर्गेनिज्म के कुछ कैरेक्टरिस्टिक फीचर होते हैं, कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स होते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म के। अगर उस फीचर से मैच कर रहा है, उस लिविंग ऑर्गेनिज्म के कैरेक्टरिस्टिक फीचर से मैच कर रहा तो लिविंग होगा, मैच नहीं कर रहा तो नॉन लिविंग होगा। बहुत सिंपल सी लैंग्वेज में आपने बता रहे हैं कि आपको कैसे मालूम चला मैं लिविंग हूँ और मार्कर नॉन लिविंग है? तो लिविंग ऑर्गेनिज्म के कुछ कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स हैं, अगर उनसे सिमिलर है, उनसे मैच कर रहा तो लिविंग है, मैच नहीं किया तो नॉन लिविंग है। तो कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म के? कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म का क्वेश्चन पूछा जाए, लिविंग ऑर्गेनिज्म के कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स क्या क्या हैं? क्लास 11 का एनसीईआरटी बुक का पहला चैप्टर में यही पढ़ना है आपको। लिविंग ऑर्गेनिज्म के कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स कौन कौन से हैं तो मालूम कर लेते हैं। पहला कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स होता है ग्रोथ। लिविंग ऑर्गेनिज्म का फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स क्या है? ग्रोथ करना। दूसरा कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स क्या है? रिप्रोडक्शन करना। थर्ड मेटाबॉलिज्म, मेटाबॉलिज्म। फोर्थ आपका कॉन्शियसनेस और सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। फोर्थ है सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। एंड फिफ्थ वन इज, लास्ट वन इज कॉन्शियसनेस। कॉन्शियसनेस भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स है। ये लिविंग ऑर्गेनिज्म के कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स जल्दी से याद कर लीजिए, दिमाग में रिमाइंड कर लीजिए। लिविंग ऑर्गेनिज्म के कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स कौन कौन से हैं? ग्रोथ, रिप्रोडक्शन, मेटाबॉलिज्म, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन और कॉन्शियसनेस। जिनकी बॉडी में सारे कैरेक्टर होंगे वो लिविंग है, जिनकी बॉडी में कैरेक्टर नहीं हो वो नॉन लिविंग है। तो बताइए ये मार्कर कभी ग्रोथ करता है क्या? मार्कर रिप्रोडक्शन करेगा क्या? मार्कर में मेटाबॉलिज्म होगी क्या? सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन होगा क्या? कॉन्शियसनेस होगा क्या? आंसर होगा नो। इसलिए मार्कर क्या है? इससे मैच नहीं कर रहा, नॉन लिविंग है। मेरे बॉडी में ग्रोथ होगी क्या? रिप्रोडक्शन होगा क्या? मेटाबॉलिज्म होगी क्या? सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन होगा क्या? कॉन्शियसनेस होगा? हाँ होगा। तो लिविंग ऑर्गेनिज्म में होता है। तो आप लिविंग और नॉन लिविंग को डिस्टिंग्विश किस बेसिस पे करते हैं? उनके कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स के बेसिस पर। जिससे मैच करेंगे कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स वो लिविंग है, जिसमें मैच नहीं करा वो नॉन लिविंग कहलाता है। इतनी सी बात तो आप समझ गए। एक एक करके सबको पढ़ते हैं। नंबर 1 था आपका ग्रोथ। ग्रोथ आपका लिविंग ऑर्गेनिज्म का कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स है या नहीं है? तो आंसर होगा हाँ है। व्हाट इज ग्रोथ? ग्रोथ होता क्या है? तो पहला क्वेश्चन पूछा जाए ग्रोथ रिवर्सिबल होता है कि इरिवर्सिबल होता है? इस क्वेश्चन का आंसर कर सकते हैं
ग्रोथ रिवर्सिबल है या इरिवर्सिबल है? आंसर है इरिवर्सिबल। एक बार हम छोटे से बड़े हो गए हैं तो क्या बड़े से वापस छोटा हो सकते हैं क्या? रिवर्स गियर डाल सकते हैं क्या? नहीं डाल सकते। तो ग्रोथ कैसी प्रोसेस है? इरिवर्सिबल प्रोसेस। याद रखिएगा, ग्रोथ इज अ इरिवर्सिबल प्रोसेस। इरिवर्सिबल प्रोसेस है। टेम्परेरी ग्रोथ होती है या परमानेंट होती है? हुई है, उससे के बाद खत्म हो जाएगी क्या ग्रोथ? कि परमानेंट हो गए अब हम लंबे? मैं ग्रोथ छोटा सा बच्चे से इतना बड़ा हुआ, क्या परमानेंटली हुआ या कुछ समय के लिए हुआ? परमानेंट हो जाती है। इरिवर्सिबल है, परमानेंट प्रोसेस है, परमानेंट प्रोसेस। याद रखिएगा, व्हाट इज ग्रोथ? तो बोलना है ग्रोथ इज अ इरिवर्सिबल परमानेंट प्रोसेस। ग्रोथ में क्या होता है? इन विच एनीथिंग विल बी इंक्रीज इन साइज। कोई चीज साइज में बड़ी हो जाएगी तो उसे ग्रोथ कहते हैं। छोटी सी थी कोई चीज, अब बड़ी हो गई, लार्ज साइज की हो गई, मतलब क्या हो गया? ग्रोथ हो गया। एनीथिंग विल बी इंक्रीज इन साइज और इंक्रीज इन मास। इसका मास बढ़ जाए तो भी ग्रोथ कहलाता है। इसका मास कुछ भी था, अब मास ज्यादा हो गया। पहले x मास था, अब x+1 हो गया। किसी का मास 1 था, अब 2 हो गया, मास बढ़ गया। इसका मतलब क्या हुआ? उसमें ग्रोथ हो गई। थर्ड है इंक्रीज इन सेल नंबर। सेल का नंबर बढ़ना भी आपका क्या है? आपका सेल का नंबर इंक्रीज करना भी ग्रोथ कहलाता है। मेरे बॉडी में 10,000 सेल थी, अब 15,000 सेल हो गई, 15,000 सेल हो गई 10,000 से। मतलब क्या हुआ? सेल नंबर इंक्रीज हुआ कि नहीं हुआ? सेल नंबर बढ़ना भी ग्रोथ कहलाता है। तो तीनों ही ग्रोथ है। तो रिपीट करते हैं, आपको डिफिनेशन में पूछे व्हाट इज ग्रोथ, तो अपनी लैंग्वेज में डिफिनेशन लिख सकते हैं। ग्रोथ इज अ इरिवर्सिबल परमानेंट प्रोसेस बाय विच एनीथिंग विल बी इंक्रीज इन साइज और मास और सेल नंबर। इसमें किसी में भी कोई भी चीज बढ़ेगी तो आपको ग्रोथ कहलाता। और लगा देते हैं बीच में। एक बार फिर से रिपीट करते हैं, व्हाट इज ग्रोथ? तो ग्रोथ का आंसर होगा ग्रोथ इज अ इरिवर्सिबल परमानेंट प्रोसेस बाय विच एनीथिंग विल बी इंक्रीज इन साइज और इंक्रीज इन मास और इंक्रीज इन सेल नंबर। क्लियर है? ग्रोथ की डिफिनेशन तो क्लियर हो गई आपको, ठीक है। ग्रोथ के कई टाइप होते हैं, डिफिनेशन पर क्लियर है? रफ कर दें तो ग्रोथ के कई सारे टाइप हैं। जिसको लिखना है लिख लो, नोट डाउन कर लो पॉज करके वीडियो। ग्रोथ के टाइप पूछते हैं। ग्रोथ कितने तरह की होती है? तो ग्रोथ 2 तरह की होती है। कौन कौन सी? एक्सट्रिंसिक ग्रोथ और इंट्रिंसिक ग्रोथ। ग्रोथ के 2 टाइप है। पहला है एक्सट्रिंसिक ग्रोथ, दूसरा होता है इंट्रिंसिक ग्रोथ। 2 तरह की ग्रोथ होती है, एक्सट्रिंसिक ग्रोथ और इंट्रिंसिक ग्रोथ। क्लियर है? एक्सट्रिंसिक ग्रोथ और इंट्रिंसिक ग्रोथ 2 तरह की ग्रोथ होती है। इसका मतलब क्या होता है? एक्सट्रिंसिक ग्रोथ मतलब एक्सटर्नल ग्रोथ, इंट्रिंसिक ग्रोथ मतलब इंटरनल ग्रोथ। इतनी सी बात समझ पा रहे हैं? एक्सटर्नल ग्रोथ और इंटरनल ग्रोथ, और सिंपल लैंग्वेज में बोल दिए। एक्सट्रिंसिक ग्रोथ क्यों होगी? कोई चीज बाहर से आकर बॉडी की सरफेस में चिपक जाएगी और उसकी वजह से साइज बढ़ गया, मास बढ़ गया, तो उसे कौन सी ग्रोथ कहेंगे? एक्सट्रिंसिक ग्रोथ। तो एक्सट्रिंसिक ग्रोथ क्यों होती है? बोलते हैं ड्यू टू द एक्लुमेटेशन। एक्लुमेटेशन मतलब चिपक जाना, एक्लुमेटाइज होना। एक्लुमेटेशन ऑफ समथिंग ऑन द, एक्लुमेटेशन ऑफ सब्सटेंस ऑन द बॉडी सरफेस। बॉडी सरफेस में कोई चीज आकर एक्लुमेटेट हो जाए और उसकी वजह से अगर ग्रोथ होती है तो उस ग्रोथ को एक्सट्रिंसिक ग्रोथ के नाम से जानते हैं। If anything will be accumulate on the body surface or due to that if growth is occurred, then this type of growth is known as extrinsic growth, external growth. Extrinsic growth देखें तो कोई चीज अगर चिपकने की वजह से हुई है तो चिपकने की वजह से ग्रोथ हुई है तो वो लिविंग में भी हो सकती है और नॉन लिविंग में भी हो सकती है। It occur on living organism, लिविंग ऑर्गेनिज्म में भी हो सकती है और नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म में भी हो सकती है। लिविंग ऑर्गेनिज्म की बात करें तो हमने नकली लोग सोने का दांत लगवा दिया, परमानेंट, कभी नहीं निकलेगा, ऐसा दांत फिट करवा दिया कि अब कभी निकल नहीं सकता, परमानेंटली लग गया सोने का दांत। तो सोने का दांत लगाने की वजह से सोने का जितना वेट रहा होगा उतना मास मेरी बॉडी में बढ़ा कि नहीं बढ़ा? उतना वेट बढ़ा कि नहीं बढ़ा? मेरे दांत का साइज बढ़ा कि नहीं बढ़ा? मतलब ग्रोथ हुई या नहीं हुई? हुई।
बाहर से कोई चीज चिपकने की वजह से हुई, इसलिए कौन सी ग्रोथ कहलाएगी? एक्सटेंसिव ग्रोथ। और हम लिविंग है, लिविंग में हुई। नॉन लिविंग में पूछे तो पहाड़ों का बढ़ना, स्नो, पहाड़ों के जो आपके बर्फ के पहाड़ होते हैं, केदारनाथ और अमरनाथ, कौन कौन से जगह पे बर्फीले पहाड़ होते हैं, कश्मीर तरफ जाइए, जम्मू कश्मीर तरफ, वहाँ बर्फ के पहाड़ बढ़ते रहते हैं कि नहीं बढ़ते रहते? क्यों? स्नो की बारिश होती है, वहाँ पर स्नोफॉल होता है, और स्नोफॉल होने की वजह से वहाँ पे एक्यूमुलेट हो जाती है स्नो, और पहाड़ बड़े हो जाते हैं। तो बाहर से कोई चीज अगर चिपकने की वजह से ग्रोथ हुई कि नहीं हुई? वो ग्रोथ है कि नहीं है? हाँ है। लिविंग है कि नॉन लिविंग है पहाड़? नॉन लिविंग पहाड़ है। तो नॉन लिविंग पहाड़ में ग्रोथ हो रही कि नहीं हो रही? तो यस, एक्सटेंसिव ग्रोथ लिविंग और नॉन लिविंग दोनों में हो सकती है। जबकि इंट्रिंसिक ग्रोथ इंटरनल रीजन से होती है, सेल डिवीजन की वजह से होती है। तो इंट्रिंसिक ग्रोथ ओनली और ओनली सिर्फ ओनली लिविंग ऑर्गेनिज्म में होती है। ओनली लिविंग ऑर्गेनिज्म होती है, कभी भी नॉन लिविंग में इंट्रिंसिक ग्रोथ नहीं होती है। इतनी सी बात याद रहेगी। अब याद रहेगी तो क्वेश्चन पूछ लेते हैं आपसे, जल्दी से आंसर दीजिएगा यस नो में। ग्रोथ इज अ कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, यस और नो? ग्रोथ लिविंग ऑर्गेनिज्म का कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स है कि नहीं है? हाँ है। देखो लिखवा है कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स में, तो आंसर क्या होगा? यस, ग्रोथ इज अ कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। पहला आंसर क्लियर हो गया। क्वेश्चन थोड़ा सा बदलते हैं और फिर पूछते हैं आपसे। ग्रोथ इज अ डिफाइनिंग कैरेक्टर, वर्ड ध्यान से पकड़ना, डिफाइनिंग कैरेक्टर, डिफाइनिंग कैरेक्टर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। यस होगा या नो होगा आंसर? डिफाइनिंग कैरेक्टर है या नहीं है ग्रोथ? आंसर होगा नो। ग्रोथ लिविंग ऑर्गेनिज्म का डिफाइनिंग कैरेक्टर नहीं है। अब डिफाइनिंग कैरेक्टर क्या होता है, आपसे कुछ क्वेश्चन आपके दिमाग में आएगा तो ऐसे कैरेक्टर जिसके बेसिस पर उसको डिफाइन कर दे, नो कंफ्यूजन, कंक्लूजन तक पहुंच जाए, सीधे डायरेक्ट कंक्लूजन में पहुंच जाए, उसको डिफाइनिंग कैरेक्टर कहते हैं। लाइक एग्जांपल के तौर पे ये ब्लैक शर्ट मेरी देख रहे हो, ब्लैक शर्ट पहने हैं, जो भी दुनिया में ब्लैक शर्ट पहना होगा वो पारस जैन ही होगा। क्या आर यू श्योर? गारंटी के साथ कह सकते हैं, किसी की ब्लैक शर्ट देखकर कह दोगे वो पारस जैन ही है? कंफर्म कर पाओगे? नहीं कर पाओगे। ब्लैक शर्ट को देखकर कंफर्म नहीं कर सकते कि ब्लैक कलर की ये वाली शर्ट जो भी पहना होगा वो पारस जैन ही होगा। इसका मतलब ये शर्ट मेरा डिफाइनिंग कैरेक्टर है या नहीं है? तो शर्ट मेरा डिफाइनिंग कैरेक्टर नहीं है, इसके बेसिस पे मुझे डिफाइन नहीं कर सकते। लेकिन मेरा फेस देखो, ये फेस जिसका भी ऐसा मैच करेगा, ये सेम टू सेम ऐसा फेस होगा, वो पारस जैन ही होगा कि नहीं होगा? हाँ होगा। इसका मतलब मेरा फेस मेरा डिफाइनिंग कैरेक्टर है या नहीं है? हाँ है। जिसको देखकर कोई कंफ्यूजन ना रह जाए, कंफर्म हो जाए आप, अगर ऐसा है तो ये वही होगा और कोई नहीं हो सकता, उसको डिफाइनिंग कैरेक्टर कहते हैं। तो रिपीट कर रहे क्वेश्चन को फिर से समझना। ग्रोथ इज अ डिफाइनिंग कैरेक्टर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। जिसके शरीर में ग्रोथ होती है वो लिविंग ही होगा, जिसके शरीर में ग्रोथ नहीं होती वो नॉन लिविंग ही होगा। ऐसे कह सकते हैं क्या? आंसर है नो, नहीं कह सकते। क्यों नहीं कह सकते? दुनिया में बहुत सारे नॉन लिविंग भी ग्रोथ कर सकते हैं, इसलिए ग्रोथ डिफाइनिंग कैरेक्टर है या नहीं है? नहीं है, क्योंकि नॉन लिविंग भी ग्रोथ करते हैं। तो ग्रोथ लिविंग ऑर्गेनिज्म का डिफाइनिंग कैरेक्टर नहीं है। ग्रोथ को देखकर आप कह नहीं सकते जिसमें ग्रोथ होती है वो लिविंग है, जिसमें ग्रोथ नहीं होती वो नॉन लिविंग है। गारंटी ऐसे लेकर नहीं बोल सकते हो। इसलिए ग्रोथ इज नॉट अ डिफाइनिंग कैरेक्टर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। क्लियर है? दूसरा क्वेश्चन पूछा जाए, एक्सटेंसिव ग्रोथ इज अ डिफाइनिंग कैरेक्टर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, यस और नो आंसर दीजिए। एक्सटेंसिव ग्रोथ डिफाइनिंग कैरेक्टर है या नहीं है? एक्सटेंसिव ग्रोथ लिविंग और नॉन लिविंग दोनों में होता है, इसलिए ये भी डिफाइनिंग कैरेक्टर नहीं है। तीसरा क्वेश्चन, इंट्रिंसिक ग्रोथ इज अ डिफाइनिंग कैरेक्टर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। इंट्रिंसिक ग्रोथ को देखकर कह सकते हो जिसमें भी इंट्रिंसिक ग्रोथ होगी वो लिविंग है, नहीं होगी तो नॉन लिविंग कह सकते हो? यस कह सकते हो। इसलिए इंट्रिंसिक ग्रोथ डिफाइनिंग कैरेक्टर है या नहीं है? हाँ है। 4 क्वेश्चन पूछे आपको, नीट में आ चुके हैं क्वेश्चन। चारों क्वेश्चन को एक बार रिपीट करते हैं। ग्रोथ कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स है या नहीं है? हाँ है। ग्रोथ डिफाइनिंग कैरेक्टर है कि नहीं है? नहीं है। एक्सटेंसिव ग्रोथ डिफाइनिंग कैरेक्टर है? नहीं है। इंट्रिंसिक ग्रोथ डिफाइनिंग कैरेक्टर है? हाँ है। तो आपको मालूम चल गया इंट्रिंसिक ग्रोथ डिफाइनिंग कैरेक्टर है, बाकी एक्सटेंसिव ग्रोथ और ग्रोथ डिफाइनिंग कैरेक्टर नहीं है, क्योंकि ग्रोथ दोनों में होती है, लिविंग और नॉन लिविंग में। उसके बेसिस पे लिविंग नॉन लिविंग को डिफरेंशिएट नहीं कर सकते। इतनी सी बात समझ में आ गई? ग्रोथ के बारे में समझ गए सब लोग?
एक दो फैक्ट्स पूछते हैं, चलो क्वेश्चन देना, आंसर देना। मेरे बॉडी में एक 5 साल का बच्चा है, क्वेश्चन पूछते हैं, जल्दी से आंसर दीजिएगा। इसको रफ करते हैं और क्वेश्चन पूछते हैं आगे। एक 5 साल का बच्चा है, 5 साल के बच्चे के शरीर में 639 मसल सेल है। मसल्स कितनी है? 639 मसल्स है। कितने साल का बच्चा है? 5 साल का बच्चा, एक 5 ईयर का बच्चा है, 5 इयर्स का एक बच्चा है, बेबी है, और उसके शरीर में कितनी मसल्स है? मसल समझते हो ना, ये डोले सोले जो दिखाते हो आप, ये मसल्स ही है। तो मांसपेशियां हिंदी में से कहते हैं। कितनी मसल्स हैं उसके बॉडी में? 5 साल के बच्चे के शरीर में मसल्स हैं 639। जब ये लड़का 20 साल का हो जाएगा, 20 ईयर का हो जाएगा, जब ये बॉय 20 ईयर का हो जाएगा, ठीक है, तो बताइए इसके शरीर में कितनी मसल्स हो जाएंगी? 20 ईयर का हुआ, मसल्स कितनी हो जाएंगी? ऑप्शन ए, ऑप्शन दे देते हैं आपको, सेलेक्ट कर लीजिए। ऑप्शन ए है 315 के आसपास, ऑप्शन बी 1200 के आसपास, ऑप्शन सी 639, ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। इनमें से कौन सा आंसर सही होगा आपके हिसाब से? ABCD में कोई एक सेलेक्ट करिए। 20 साल का लड़का जब हो जाएगा तो शरीर में कितनी मसल्स होंगी? अगर 5 साल के लड़के में इतनी मसल्स हैं, 20 साल के बच्चे में कितनी मसल्स होंगी? तो याद रखना, मसल्स का नंबर चेंज नहीं होता, कांस्टेंट होता है। 639 एक छोटे बच्चे में भी होती है और एक बड़े इंसान में भी होती है। मेरे शरीर में भी इतनी है, छोटे से बच्चे में भी उतनी है। मसल्स की गिनती नहीं बदलती, कांस्टेंट होती है। 639 थी, 639 ही रहेगी, चाहे वो कमजोर बच्चा हो, चाहे हेल्दी बच्चा हो, चाहे कोई भी हो, सबकी बॉडी में 639 ही मसल्स होती हैं। नंबर ऑफ मसल्स विल बी सेम। हाँ, साइज अलग अलग हो सकता है, उनका मास अलग अलग हो सकता है। जो ज्यादा डोले सोले जिम जाएगा, डोले सोले करेगा, उसकी मसल्स फूल जाएंगे, बड़ी बड़ी हो जाएंगी, तो साइज में चेंज जा सकता है, लेकिन नंबर तो सेम ही होते हैं। 639 ही मसल्स होती हैं सभी के शरीर में। तो न्यूरॉन्स और मसल्स दो ऐसी सेल हैं जो अर्ली एज में से डिवाइड होती हैं, बाद में नंबर इनका चेंज नहीं होता। न्यूरॉन्स की गिनती भी बचपन में जितनी न्यूरॉन्स बनने होंगे छोटे बच्चे के शरीर में बन जाएंगे, बाद में जिंदगी भर कभी न्यूरॉन का डेवलपमेंट नहीं होता। बोलते हैं ना, ब्रेन जितना बनना होगा बचपन में ही बन जाता न्यूरॉन्स, बाद में न्यूरॉन्स का डेवलपमेंट नहीं होता। एक छोटे बच्चे में जितना होना है हो जाएगा। आपके मेरे बॉडी में ब्रेन न्यूरॉन्स बन रहे हो क्या? बिल्कुल नहीं बन रहे होंगे। न्यूरॉन्स का बनना मेरे बॉडी में बंद हो चुका है। नंबर ऑफ न्यूरॉन्स नहीं बढ़ेंगे, सिर्फ उनका साइज और मास बदल सकता है। तो न्यूरॉन्स और मसल्स का गिनती हमेशा कांस्टेंट होता है, याद रखिएगा। मसल्स की गिनती याद रखिएगा 639 सही आंसर है। 639 ही मसल्स हैं आप सभी के बॉडी में। इतनी सी बात याद रहेगी। अब बात करेंगे तो आपको मालूम चलेगा ग्रोथ डिफाइनिंग कैरेक्टर नहीं। अब आगे बात करते हैं, नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, रिप्रोडक्शन के बारे में बात करते हैं। ठीक है, तो रिप्रोडक्शन की जब बात करेंगे, अभी बाकी बाद में बात करेंगे, अभी रिप्रोडक्शन की बात करते हैं। तो रिप्रोडक्शन को ध्यान से पढ़े, क्या लिखा हुआ है? रिप्रोडक्शन। तोड़ कर पढ़ लो इसको। रिप्रोडक्शन, री का मतलब क्या होता है? अगेन, फिर से। री मतलब होता है अगेन, प्रोडक्शन मींस पैदा करना, फिर से पैदा करना अपने जैसा ऑर्गेनिज। गाय का बच्चा किसके जैसा दिखता है? बकरी जैसा, कुत्ता जैसा कि गाय जैसा? गाय का बच्चा गाय जैसा दिखेगा, कुत्ता का बच्चा कुत्ता जैसा दिखेगा, बिल्ली का बच्चा बिल्ली जैसा दिखेगा, इंसान का बच्चा इंसान जैसा दिखेगा, गधा जैसा दिखेगा, इंसान जैसा दिखेगा। जिसका बच्चा होगा उसके जैसा दिखेगा, अपने जैसा बच्चा पैदा करना। री मतलब फिर से, प्रोडक्शन मींस पैदा करना, फिर से पैदा करना। किसके जैसा? अपने जैसा ऑर्गेनिज फिर से पैदा करना ही रिप्रोडक्शन कहलाता है। तो याद रखना, रिप्रोडक्शन की डिफिनेशन कोई पूछे, व्हाट इज रिप्रोडक्शन? रिप्रोडक्शन इज अ प्रोसेस। रिप्रोडक्शन क्या है? एक प्रोसेस है बाय विच न्यू ऑर्गेनिज्म आर प्रोड्यूस। इसमें क्या पैदा होते हैं? नए ऑर्गेनिज्म पैदा होते हैं। न्यू ऑर्गेनिज्म आर प्रोड्यूस which is similar to their parents, जो अपने पेरेंट्स जैसे होते हैं। क्या रिप्रोडक्शन डिफिनेशन तो आपने 10th में बहुत पढ़ी है, रिपीट कर देते हैं एक बार डिफिनेशन। रिप्रोडक्शन इज अ प्रोसेस बाय which new organism are produced which is similar to their parents। रिप्रोडक्शन एक प्रोसेस है जिसमें नया ऑर्गेनिज्म पैदा होता है जो अपने पेरेंट्स के जैसा होता है, अपने पेरेंट्स से सिमिलर होता है। कितना सब बात क्लियर? रिप्रोडक्शन की डिफिनेशन
आगे बढ़ते हैं। तो रिप्रोडक्शन का क्वेश्चन क्या पूछना है यहाँ पर, ये क्वेश्चन यहाँ पर पढ़ाने का मतलब ये था कि रिप्रोडक्शन लिविंग ऑर्गेनिज्म कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स है या नहीं है। तो आपको कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स है मालूम चल गया, यहाँ पढ़ाए थे हम आपको। तो रिप्रोडक्शन लिविंग ऑर्गेनिज्म का कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स है। डिफाइनिंग करेक्टर है या नहीं है, आप क्वेश्चन ये पूछ रहे हैं रिप्रोडक्शन लिविंग ऑर्गेनिज्म का डिफाइनिंग करेक्टर है या नहीं है। रिप्रोडक्शन को देखकर आप डिफाइन कर सकते हो कि ये लिविंग है या नॉन लिविंग है। लिविंग और नॉन लिविंग को डिफाइन कर सकते हो रिप्रोडक्शन के बेसिस पर। तो रिप्रोडक्शन के बेसिस पर लिविंग और नॉन लिविंग को डिफाइन नहीं कर पाएंगे हम, यहां पर भी नहीं कर पाएंगे, ये भी डिफाइनिंग करेक्टर नहीं है। तो रिप्रोडक्शन इज नॉट अ डिफाइनिंग करेक्टर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। क्वेश्चन आपके दिमाग में आ रहा हो क्यों सर नो क्यों बोल रहे हैं, नॉन लिविंग का भी रिप्रोडक्शन करते हैं क्या, ये मार्कर को छोड़ दिए चारों को एक साथ, क्या पांचवा मार्कर पैदा होगा, नया बच्चा पैदा कर लेगा ये मार्कर, इन 4 मार्कर से पांचवा मार्कर अपने आप पैदा हो जाएगा क्या, आपस में मैटिंग कर रिप्रोडक्शन कर सकते हैं क्या, ये नहीं कर पाएंगे, कभी नहीं कर पाएंगे। अभी क्या 1 महीने के लिए भी छोड़ दोगे तो भी नहीं, 1 साल भी छोड़ दोगे तो 4 के 4 ही रहेंगे, मतलब बच्चे पैदा नहीं कर सकते, रिप्रोडक्शन नॉन लिविंग तो कर ही नहीं सकते। सिर्फ लिविंग में रिप्रोडक्शन होता है, तो फिर क्यों रिप्रोडक्शन डिफाइनिंग करेक्टर नहीं है। इस क्वेश्चन का आंसर समझ लो, रिप्रोडक्शन लिविंग ऑर्गेनिज्म का डिफाइनिंग करेक्टर नहीं है, क्योंकि दुनिया में बहुत सारे ऑर्गेनिज्म जो बच्चे पैदा नहीं कर पाते। सपोज आपके पड़ोस में एक अंकल आंटी रहते हैं, उनको बच्चे पैदा नहीं हो रहे हैं, आपके पड़ोस में एक अंकल आंटी रहते हैं आपके नेबर में और उनको बच्चे पैदा नहीं हो रहे हैं, तो लिविंग है कि नॉन लिविंग कहलाएंगे, बच्चे पैदा नहीं कर पा रहे, रिप्रोडक्शन नहीं कर पा रहे, तो लिविंग है कि नॉन लिविंग है, बताओ जल्दी से। तुम्हारे बगल में जो अंकल आंटी रहते हैं उनको बच्चे नहीं हो रहे हैं, तो वो लिविंग कहलाएंगे कि नॉन लिविंग, ऑब्वियसली लिविंग ही है, बच्चे पैदा नहीं कर रहेंगे तो क्या लिविंग नहीं कहलाएंगे। तो रिप्रोडक्शन दुनिया में देयर आर सेवरल ऑर्गेनिज्म ऑन द अर्थ व्हिच कैन नॉट रिप्रोड्यूस, दुनिया में से बहुत सारे ऑर्गेनिज्म हैं जो बच्चे पैदा नहीं कर सकते और फिर भी लिविंग है, इसलिए रिप्रोडक्शन डिफाइनिंग करेक्टर है कि नॉन डिफाइनिंग करेक्टर है, नॉन डिफाइनिंग करेक्टर, रिप्रोडक्शन के बेसिस पर कंफर्म नहीं बोल सकते। रिपीट कर रहे हैं, reproduction is not a defining character of living organism because there are several organisms on the earth which cannot reproduce, दुनिया में से बहुत सारे ऑर्गेनिज्म हैं जो रिप्रोडक्शन नहीं कर सकते। एग्जांपल बताइए, उन ऑर्गेनिज्म के नाम बताइए कुछ जो बच्चे पैदा नहीं कर सकते दुनिया में। पहला तो हमने बता दिया स्टेराइल ह्यूमन, स्टेराइल ह्यूमन, नपुंसक इंसान जो होते हैं वो बच्चे पैदा नहीं कर सकते, स्टेराइल ह्यूमन पहला एग्जांपल है। दूसरा एग्जांपल देते हैं ऑक्स, बैल, बैल देखा है आपने, बैल नपुंसक होता है, कभी माता पिता नहीं बन सकता, कभी पिता नहीं बन सकता, बच्चे पैदा नहीं कर सकता, बैल के बच्चे नहीं होते। गाय के पति का नाम क्या है, कुछ होमवर्क है आपको बताइए। फिर गाय किसके साथ मीटिंग करेगी बच्चा पैदा करने के लिए, तो बैल जो है वो उसका पति नहीं है, बैल कभी बच्चा पैदा नहीं कर सकता, नपुंसक होता है, स्टेराइल होता है। ऑक्स स्टेराइल होता है, याद रखिएगा। होमवर्क क्या है, गाय किसके साथ मैटिंग करती है बच्चे पैदा करने के लिए, ये सोचना है, क्वेश्चन मार्क है। तो रिप्रोडक्शन कौन कौन नहीं कर सकता पढ़ा रहे थे, तो पहला बता दिए स्टेराइल ह्यूमन नहीं कर सकते, ऑक्स नहीं कर सकता, म्यूल नहीं कर सकते, म्यूल, हीनी नहीं कर सकती। म्यूल और हीनी क्या होते हैं पता है आपको, म्यूल और हीनी ये वर्ड सुने आपने, कभी नाम सुने, म्यूल और हीनी का नाम सुना है कभी किसी ने, क्या होते हैं म्यूल और हीनी, सुना है तो अच्छी बात, नहीं सुना तो हम सुना देंगे, टेंशन मत लो, मेरा काम है सुनाना, ठीक है। हिंदी में खच्चर बोलते हैं, म्यूल और हीनी को हिंदी में खच्चर बोलते हैं, दोनों अलग अलग है लेकिन। तो रिप्रोडक्शन कौन कौन नहीं कर सकता, स्टेराइल ह्यूमन, ऑक्स, म्यूल, हीनी, वर्कर, हनी बी, वर्कर हनी बी, मधुमक्खियां जो होती हैं उसमें जो वर्कर होती हैं, वर्कर हनी बी बच्चे पैदा नहीं कर सकती। और कौन नहीं कर सकता, वर्कर आंट बी बच्चे पैदा नहीं कर सकती। चींटियां, जो चींटी होती है उसमें वर्कर जो होती है वो बच्चे पैदा नहीं कर पाती हैं। तो जिनका नाम लिखा हुआ बोर्ड पे वो उनमें से कोई भी पिता माँ पिता बनने की कैपेसिटी नहीं, तो पेरेंट्स नहीं बन सकता, बच्चे पैदा नहीं कर सकता। लेकिन ये सब लिविंग है, जिंदा है ना, तो लिविंग ऑर्गेनिज्म में बच्चे पैदा नहीं कर सकते, इसलिए इन सभी को ध्यान में रखते हुए रिप्रोडक्शन को डिफाइनिंग करेक्टर नहीं मानते। अब आपको इनमें से एक कहानी, जिसकी कहानी आपको सुनने की इच्छा हो तो बोलिए, इनमें से कौन सी कहानी सुनना चाहते हैं, इनमें से किसके बारे में जानना चाहते हैं। तो पहला हम डिस्कस कर लेते हैं स्टेराइल ह्यूमन के बारे में, ठीक है। आज की क्लास में स्टेराइल ह्यूमन के बारे में डिस्कस कर लेते हैं, कल की क्लास में आप इनमें से जो कहानी सुनना चाहेंगे उनके बारे में बता देंगे कि इनमें बच्चे पैदा क्यों नहीं होते।
तो पहला डिस्कस करते हैं स्टेराइल ह्यूमन को बच्चे क्यों नहीं होते। तो स्टेराइल ह्यूमन को बच्चे पैदा ना होने के कई सारे कारण हैं, उनमें से एक कारण आज से डिस्कस करेंगे, ओनली वन रीजन डिस्कस करेंगे आज की क्लास में। कौन सा? क्रोमोसोमल नंबर में डिफरेंस आना। रिपीट कर रहे हैं, देखना, एक हेल्दी इंसान शरीर में 46 क्रोमोसोम होते हैं। 46 कैसे होते हैं? 44 प्लस XY, इसका मतलब लड़का लिखा हुआ है कि लड़की लिखी हुई है? लड़की, सॉरी लड़का। 44 प्लस XY का मतलब था नॉर्मल लड़का। एक नॉर्मल लड़का जो होगा उसके शरीर में, नॉर्मल मेल जो होगा उसके शरीर में 44 प्लस XY क्रोमोसोम होते हैं। 46 क्रोमोसोम हो गए, 44, 45, 46। एक नॉर्मल लड़की होगी उसके में कितने क्रोमोसोम होंगे? 44 प्लस XX नंबर ऑफ क्रोमोसोम होंगे एक नॉर्मल लड़की के शरीर में। नॉर्मल फीमेल हो गई है, क्लियर है? लेकिन क्रोमोसोम नंबर में डिफरेंस भी आ सकता है, डिफेक्ट आ सकता है, और उस डिफेक्ट को आज पढ़ने वाले हैं। तो कुछ ऑर्गन दुनिया में ऐसे होते हैं जिनके शरीर में क्रोमोसोम नंबर कितना होता है? 44 प्लस X प्लस X प्लस X। अब पहचानो ये लड़का है या लड़की है? पहचानना बहुत आसान है। Y क्रोमोसोम है तो लड़का है, Y क्रोमोसोम नहीं है तो लड़की है। क्लियर? इतना सा याद रखिए, नियम, रूल इतना सिंपल है। Y क्रोमोसोम है तो लड़का है, Y क्रोमोसोम नहीं है तो लड़की है। बताओ इसमें Y क्रोमोसोम है क्या? नहीं है, इसका मतलब लड़की है कि लड़का है? ये मालूम चल गया, लड़की होगी। 44 प्लस X प्लस X प्लस X, ये लड़की है। एक नॉर्मल लड़की होने के लिए कितने X चाहिए थे? 2 X चाहिए थे। एक X एक्स्ट्रा आ गया इसके पास, मतलब लड़की वाले कैरेक्टर इसके पास बॉडी में क्या हो जाएंगे? ज्यादा आ जाएंगे। ये ज्यादा लड़की होगी, नॉर्मल लड़कियों से ज्यादा लड़की होगी, लड़की वाले कैरेक्टर होंगे। और ऐसी लड़कियों को सुपर फीमेल के नाम से जानते हैं, सुपर फीमेल के नाम से जानते हैं। क्लियर है? सुपर फीमेल, इसमें लड़कियों वाले सारे कैरेक्टर ज्यादा होंगे। जैसे कि एग्जाम्पल तौर पे इसकी हाइट अच्छी खासी लंबी होगी लड़की, इसके शरीर में मेमोरी ग्लैंड, मिल्क ग्लैंड जो होती है उसका डेवलपमेंट नॉर्मल लड़की की तुलना में ज्यादा हो जाएगा। इसकी नॉर्मल लड़की की तुलना में इसकी मेमोरी ग्लैंड ज्यादा बड़ी साइज की होगी। गुस्सा ज्यादा होगा, एग्रेसिव नेचर की होगी। इसके ओवरी का डेवलपमेंट ज्यादा होगा, और ओवरी का डेवलपमेंट ज्यादा हो चुका होगा तो इसमें सेक्स हार्मोन ज्यादा निकलेंगे या कम निकलेंगे? ऐसी लड़कियों के शरीर में सेक्स हार्मोन ज्यादा निकलेंगे। सेक्स हार्मोन ज्यादा निकलेंगे तो सेक्सुअल डिजायर इनका ज्यादा होगा कि कम होगा? सेक्सुअल डिजायर ज्यादा होगा, और सेक्सुअल डिजायर ज्यादा होगा इसकी वजह से ऐसी लड़कियां मल्टीपल मेल के साथ सेक्सुअल रिलेशन में होंगी। ऐसी लड़कियां ज्यादातर प्रोस्टिट्यूट बिजनेस में या रेसलिंग वगैरह में देखने मिलती हैं, लड़ाई झगड़ा करने वाली जगह पे, या फिर सेक्सुअल बिजनेस में दिखाई देती हैं। सुपर फीमेल कहते हैं, कैरेक्टरलेस फीमेल भी बोलते हैं इनको। इनकी गलती नहीं है कैरेक्टरलेस होने में, इनके इस क्रोमोसोम की गलती है। एक्स्ट्रा X क्रोमोसोम होने की वजह से इनके बॉडी में सेक्सुअल डिजायर ज्यादा होता है, सेक्स हार्मोन ज्यादा निकलता है, सुपर फीमेल कहलाती हैं। बचकर रहना ऐसी लड़कियों से, रेप भी कर देती है लड़कों का। आगे 44 प्लस X प्लस X प्लस Y। अब देखो Y क्रोमोसोम है, इसका मतलब लड़का होगा कि लड़की होगी? लड़का होगा। एक नॉर्मल लड़का होने के लिए कितना चाहिए था? 44 प्लस X और Y चाहिए था, लेकिन इसके शरीर में एक एक्स्ट्रा X आ गया। इस लड़के के शरीर में एक्स्ट्रा X आ गया, और X किस कैरेक्टर को लाता है? लड़का वाला कैरेक्टर को कि लड़की वाले कैरेक्टर को? लड़की वाले कैरेक्टर को। मतलब लड़का होते हुए लड़की वाले कैरेक्टर रखेगा, ये होगा लड़का, लेकिन लड़की वाले कैरेक्टर रखेगा। गर्लिश बॉय बोल सकते हो इसको। लड़का होते हुए भी लड़की जैसे बिहेव करेगा, गर्लिश बॉय इसको बोल सकते हो। गर्लिश बॉय होगा लड़का, लेकिन इसकी बॉडी चलन, चाल चलन, इसकी बॉडी में आवाज, इसकी आवाज लड़कियों जैसी पतली पतली आवाज होगी। बॉडी का स्ट्रक्चर लड़कियों जैसा होगा। सेक्स ऑर्गन डेवलपमेंट प्रॉपर नहीं होगा। सेक्स ऑर्गन पेनिस और टेस्टिस का डेवलपमेंट जैसे लड़कों में होता है उतना डेवलप नहीं होगा इसका। सेक्स ऑर्गन डेवलपमेंट जब प्रॉपर नहीं होगा तो इसकी बॉडी में बच्चे पैदा करने की क्षमता होगी क्या? ऐसे लड़के बच्चे पैदा नहीं कर सकते, इसलिए इनको स्टेराइल ह्यूमन भी कहते हैं, स्टेराइल मेल भी कहते हैं। ऐसे लड़के नपुंसक होते हैं, स्टेराइल मेल होते हैं, लड़के होते हुए भी लड़कियों जैसे बिहेव करते हैं। ठीक है, ये एक एक्स्ट्रा X क्रोमोसोम आने की वजह से हो गया। ये लड़कों की जब बात करेंगे, इन गर्लिश बॉय को स्टेराइल होते बच्चे पैदा नहीं कर सकते। कभी कभी इनके शरीर में लड़कियों जैसे ब्रेस्ट का डेवलपमेंट भी होता है, मिल्क ग्लैंड का डेवलपमेंट होता है इन लड़कों के शरीर में, और इस घटना को गायनेकोमेस्टिया कहते हैं। एग्जाम में आने लायक क्वेश्चन है, गायनेकोमेस्टिया, लड़कों के शरीर में मिल्क ग्लैंड का डेवलपमेंट होना, मेमोरी ग्लैंड का डेवलपमेंट होना, गायनेकोमेस्टिया कहते हैं। अगला 44 प्लस X, सिर्फ इतना,
बताना 44 प्लस एक्स लिखा हुआ है, मतलब ये लड़का है या लड़की है? भाई नहीं है, इसका मतलब लड़की है, तो लड़की होगी। लड़की होने के लिए 2 एक्स चाहिए थे, इसके पास 1 एक्स कम है, इसका मतलब एक कम लड़की होगी। लड़की वाले कैरेक्टर इसमें सब कुछ कम कम होंगे, हाइट में छोटी रह जाएगी। ये लड़की इस हाइट में छोटी रहेगी, नॉर्मल लड़कियों की तुलना में इनकी हाइट कम रहेगी। गर्दन जो है ये ऐसी ना होकर ऐसी होगी, कुछ इनकी गर्दन चिपकी हुई होगी बॉडी से, तो ऐसी गर्दन होगी। इनकी हाइट कम होगी, इनकी ओवरी का डेवलपमेंट कम होगा। ओवरी का डेवलपमेंट कम होगा तो इसके बॉडी में मेंस्ट्रुअल साइकिल प्रॉपर नहीं चल रहा होगा। मेंस्ट्रुअल साइकिल लड़कियों के शरीर में हर महीने हर 28 दिनों में ब्लड निकलता है, इस घटना को मेंस्ट्रुअल साइकिल कहते हैं। नॉर्मल लड़की के शरीर में हर 28वें दिन ब्लड निकलता है बॉडी से। जिस लड़की के शरीर में मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं चलता है, इसका मतलब वो लड़की को कुछ प्रॉब्लम है, वो माँ नहीं बन सकती। वो लड़की, इस लड़की के शरीर में मेंस्ट्रुअल साइकिल प्रॉपर नहीं चल रहा होगा और ये लड़की माँ नहीं बन पाएगी। ऐसी लड़कियों को स्टेराइल फीमेल के नाम से जानते हैं। स्टेराइल फीमेल, नपुंसक लड़कियां हैं, ये बांझ हैं, माँ नहीं बन सकती। क्यों? एक एक्स क्रोमोसोम कम है। कभी कभी इसको ऐसे भी लिख सकते हो, x0 ऐसे भी लिख सकते हो, 44 प्लस x0 वही हुआ। क्लियर इतनी सी बात। और लास्ट पढ़ लेते हैं, सबसे लास्ट 44 प्लस x प्लस y प्लस y। ये कोई लड़का है कि लड़की है? लड़का है, ऑब्वियसली वाई क्रोमोसोम है तो लड़का है। नॉर्मल लड़का होने के लिए कितना चाहिए था? 44 प्लस एक्स और वाई चाहिए था, एक एक्स्ट्रा वाई आ गया, मतलब लड़कों वाला कैरेक्टर ज्यादा हो गया, ज्यादा लड़का होगा, ये लड़कों से ज्यादा लड़का होगा। जैसे इसकी हाइट अच्छी होगी, 6 फुट का लंबा चौड़ा होगा, डोले सोले बहुत होंगे, मसल्स अच्छी होंगी, सीना चौड़ा होगा, ठीक है। सेक्सुअल ऑर्गन डेवलपमेंट नॉर्मल लड़कों से ज्यादा डेवलप होंगे, इससे सेक्स ऑर्गन, पेनिस टेस्टिस का डेवलपमेंट ज्यादा होगा, सेक्स हार्मोन ज्यादा निकल रहा होगा। कुछ अच्छे कैरेक्टर थे, अब बुरे कैरेक्टर सुन लो। सेक्स हार्मोन्स में से गुस्सा आता है, तो इसलिए बहुत ज्यादा गुस्सा आएगा इन लड़कों को। एग्रेसिवनेस नेचर के होंगे, इतना गुस्सा आता है कि कुछ भी क्राइम भी कर सकते हैं, किसी का हाथ पैर तोड़ सकते हैं, लड़ाई कर सकते हैं, मर्डर कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं ये लड़के। तो इसलिए ये लड़कों को क्रिमिनल सिंड्रोम के नाम से भी जानते हैं या सुपर मेल के नाम से जानते हैं। सुपर मेल है ये, इन्हें क्रिमिनल सिंड्रोम के नाम से भी जानते हैं, क्रिमिनल जैसा काम कर सकते हैं। इनके बॉडी में सेक्स हार्मोन ज्यादा निकलेंगे तो सेक्सुअल डिजायर ज्यादा होगा, सेक्सुअल डिजायर ज्यादा होगा तो किसी का रेप भी कर सकते हैं, मल्टीपल फीमेल के साथ सेक्सुअल रिलेशन में रह सकते हैं। तो ये लड़के सुपर मेल कहलाते हैं। कबीर सिंह मूवी देखी हो तो कबीर सिंह ने ऑलमोस्ट शाहिद कपूर ने उसमें यही वाला रोल प्ले करने की कोशिश की है उस मूवी में। तो आपने देखे डिफरेंट टाइप के मेल बिटवीन फीमेल, किस बेसिस पर डिफरेंस आया? क्रोमोसोम के नंबर के बेसिस पे। इसमें ये जो कॉम्बिनेशन, 2 कॉम्बिनेशन आप देख पा रहे हैं, ये वाला, ये दोनों कॉम्बिनेशन में स्टेराइल मेल और स्टेराइल फीमेल बन रही हैं। ये स्टेराइल मेल और स्टेराइल फीमेल बच्चे पैदा कर पाएंगे क्या? नहीं कर पाएंगे ये दोनों। इन्हें कौन सी बीमारी कहते हैं ये आपको पता करके बताना है, होमवर्क है। एक को इनमें से कहते हैं डाउन सिंड्रोम, क्लिंटन सिंड्रोम, टनल सिंड्रोम, इनमें सेलेक्ट करना है किसको क्या बोलते हैं, ये आपका होमवर्क है। और यहीं पे आज की क्लास खत्म हुई। थैंक यू।